Good morning, dear students. So today we will start the new topic, and in the previous topic, as you know, we have finished up to the topic electrical capacitance of an isolated conductor. So उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हमने ये भी डिफाइन कर लिया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 फैरड ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरड ऑफ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो अब हमें ड्राइव जो करना है रिलेशन आफ्टर दिस, तो उसका हेडिंग ये था, दिस इज़ द हेडिंग कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसमें मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया था एंड दिस रिलेशन वी हैव ड्राइव्ड। यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया था कि रिलेशन इज C इज इक्वल टू 4πε0r। तो मैंने आपको बताया भी था कि दिस इज़ ओनली द फॉर्मूला, ओनली द रिलेशन इन विच वी गेट 4πε0 एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज these are the short tricks to learn the formula, because here in this chapter in this unit electrostatics, there are the number of formulae which are approximately similar. बहुत सारे एक जैसे फॉर्मूले हैं कूलॉम्स लॉ से लेकर और ये लास्ट जो कैपेसिटेंस है, तो इनमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, कैसे आपको याद रहेगा कि किसमें डिस्टेंस की पावर 2 है, किसमें डिस्टेंस की पावर 1 है। तो थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स की यूज़ करिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल में डिफरेंस, और इसी तरह से जो कैपेसिटेंस है उसमें आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाकी सभी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द कंडक्टर पे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। ओके, तो यहाँ पर इस रिलेशन के बाद में वी गेट कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। रेडियस पे डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके बाद में, सो आई हैव रिटन हियर द क्वेश्चन ऑल्सो, और आपको भी ऐसे ही नोट करना है, क्वेश्चन ही नोट कर लीजिएगा कि वाई एनी कंडक्टर कैन नेवर हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरड। वैसे तो कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है, लेकिन बहुत रेयरली क्या कभी भी आपको फैरड जो है वो यूनिट यूज़ होती हुई दिखाई नहीं देगी। Always in numericals, in practical situations, you will see that capacitance is in the unit millifarad, microfarad और इवन पिकोफैरड, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ही कम होगी और बहुत कम सबसे छोटी वैल्यू जो है वो पिकोफैरड होगी। सबसे छोटा मेजरमेंट होगा, सबसे छोटी यूनिट होगी यहाँ पर वो पिकोफैरड होगी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कन्वर्जेंस को आप कैसे करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो आपको याद होगा, पता होगा कि 1 मिली फैरड जो है उसमें कितने फैरड्स होंगे। तो 1 मिली फैरड में जो है वो 10⁻³ फैरड्स होंगे। 1 माइक्रो फैरड में, जहाँ माइक्रो आता है वहाँ 10⁻⁻6 होती है। और यहाँ पर पिको फैरड वर्ड यूज़ होगा, तो पिको फैरड को सबसे पहले रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, स्मॉल p एंड कैपिटल F, और उसके लिए जो 10 की पावर यूज़ करते हैं दैट इज़ -12। ओके, तो क्योंकि ऐसा यूनिट फैरड है तो इन लास्ट आंसर आपको फैरड में ही लिखना पड़ेगा। बट इफ़ इन एनी न्यूमेरिकल पिको फैरड इज गिवन देयर, देन यू हैव टू राइट 1 पिको फैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड्स। ओके, तो आई मीन टू से कि जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ आपको यूनिट फैरड नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि वो उससे बहुत छोटी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम है, और कैपेसिटेंस कम होने का मतलब कि कैपेसिटेंस तो डायरेक्टली डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द कंडक्टर पे। तो इसका मतलब कि लैब्स में या प्रैक्टिकली जो यूज़ होते होंगे कंडक्टर्स, उन सभी का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि 1 फैरड कैपेसिटेंस होने के लिए कंडक्टर का साइज़ लगभग कितना चाहिए होगा, कि एक आइडिया आपको होगा कि रेडियस उसकी कितनी होनी चाहिए, लगभग कितना बड़ा आपको स्फीयर चाहिए है अगर आपको 1 फैरड उसकी कैपेसिटेंस करनी है। 1 फैरड कैपेसिटेंस करने का मतलब कि कितना चार्ज आपको स्टोर करना है, ये भी आइडिया आपको मिल सकता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइज़। ओके, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। ठीक है,
तो हमने यहाँ लिखा है कि लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। किसकी रेडियस? जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरड। तो फिर से हम किस पे आते हैं? रिलेशन पे, और रिलेशन हमारा ये वाला है। तो इस रिलेशन में आपने लिखा था C = 4πε0R। तो अगर आपको R कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? R = C/4πε0। तो यहाँ पर वही लिखा है 1/4πε0 इंटू C। तो 1/4πε0 को सेपरेट इसलिए कर लिया है क्योंकि आपको पता है कि उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी नंबर, जो उसका जो नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो ऑलरेडी जो नंबर्स होते हैं वो आपको पता है, इसीलिए इसको सेपरेट करके लिखा है। तो 1/4πε0 कितना होता है? 9 × 10⁹ तो इसको यहाँ पर इसके प्लेस पर हमने लिख लिया 9 × 10⁹ इंटू कैपेसिटेंस आप कितनी ले रहे हैं? 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेडियस है, तो इसका आंसर कितना आ गया? इतने मीटर। 9 × 10⁹ मीटर। ओके, तो 9 × 10⁹ मीटर से तो आइडिया नहीं लग रहा है, किलोमीटर से आइडिया इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक बार इसको कंपेयर करेंगे अर्थ की रेडियस से। अर्थ का स्फीयर तो बहुत बड़ा है ना, आपको पता है। तो इसको हमने लिखा 9 × 10⁶ किलोमीटर, किलोमीटर में लिख लिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है? इतनी होती है, 6 × 10⁻³ किलोमीटर। ओके, तो 9 × 10⁶ किलोमीटर को किससे कंपेयर किया? 6 × 10⁻³ किलोमीटर से। तो आप देख रहे हैं कि 9 × 10⁶ किलोमीटर तो बहुत बड़ी रेडियस हो गई। कितनी बड़ी हो गई इसके कंपैरिजन में? लगभग 1500 टाइम्स बड़ी हो गई। तो यानी कि वो कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड होनी चाहिए, उसका साइज जो अर्थ का स्फीयर है उससे कितना बड़ा होगा? 1500 टाइम्स बड़ा। तो इट इज़ क्लियर नाउ कि अर्थ का स्फीयर ऑलरेडी इतना बड़ा है, अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, और अर्थ से भी 1500 टाइम्स बड़ा अगर स्फीयर लाएं तब जाकर कैपेसिटेंस कितनी हो पाएगी? 1 फैरड। यानी कि 1 से वैल्यू इंक्रीज करना तो फिर इम्पॉसिबल है। 1 ही जो वैल्यू है दैट वी कैन नॉट गेट प्रैक्टिकली, है ना। लैब्स में मिलना, प्रैक्टिकली मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब उससे बहुत छोटी यूनिट्स ही यूज़ की जाती हैं, वही प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। तो यानी कि मिली और माइक्रो भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो जनरली पिको फैरड का यूज़ ज़्यादा होता है, 10⁻⁻12 जिसमें आता है दैट। ओके, तो अब आई होप कि यू अंडरस्टूड कि 1 फैरड जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, रीज़न क्या है उसका। तो ये जो हमने पूरा जो डेरिवेशन या जो रिटन मटेरियल लिखा है किस क्वेश्चन का आंसर है कि कैपेसिटेंस 1 फैरड क्यों नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में इस कंक्लूज़न का हम कंसीक्वेंस जो है वो नीचे लिख सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमें इससे मिले हैं कि 1 फैरड, पहला पॉइंट तो ये है कि 1 फैरड जो है दैट इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और दूसरा ये हुआ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। 1 फैरड इम्पॉसिबल है, क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है और इतना बड़ा जो कंडक्टर है उसका साइज़ जो इतना बड़ा है दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि कैपेसिटेंस क्या है, एक सिंगल कंडक्टर जो है जिस पे कुछ चार्ज हमने दिया उसकी कैपेसिटेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस की यूनिट्स क्या होती हैं, कितने बड़े क्या कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड या उससे कम या उससे ज़्यादा कैसे, किन कंडीशंस में हो सकती है, साइज़ क्या होता है, साइज़ का रिलेशन क्या है कैपेसिटेंस से। तो ऑल दीज थिंग्स आई होप कि दीज आर अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम आपको सबसे इजी, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल मिलेगा जो डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि इतना जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख रखा है, मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल को जो है वो टाइप करना जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं एक बार बोल दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग 10⁻⁻12 कूलम ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। एक बार मैं इसको इलाबोरेट भी कर दे रही हूँ कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स थी, छोटे साइज़ की 27 ड्रॉप्स हैं, बहुत छोटे साइज़ की हैं। रेडियस कितनी है उनकी? 3 मिलीमीटर ईच, और उन सभी पे एक जो है वो इंडिविजुअली चार्ज कितना है? 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है,
फिर वो 27 ड्रॉप्स क्या हो गई, कंबाइंड हो गई और उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एक सिंगल ड्रॉप बना ली उन्होंने, ठीक है। तो आपको वो जो सिंगल ड्रॉप बनी उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी और उस पर पोटेंशियल कितना आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखा है फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पोटेंशियल में भी आए थे और पोटेंशियल से पहले ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो आपको 11th क्लास में भी दिए गए थे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी ऐसे क्वेश्चन थे और आपका जो सरफेस टेंशन था वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन थे। तो जहाँ भी ऐसा होता है कि छोटी चीज़ों को कई सारी मिलाकर एक बड़ी बॉडी बनाई जाती है, तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन वैसे सबसे पहले आपको मिला होगा मेंसुरेशन में, क्योंकि मेंसुरेशन में कहा जाता है ना, इस टाइप के मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक बनाया गया, छोटे स्फेयर्स को मिला के बड़ा स्फेयर बनाया गया। तो उन सभी में क्या चीज़ कॉमन होती है, हमेशा उनमें वॉल्यूम कॉमन होता है। जैसे यहाँ 27 स्मॉल ड्रॉप्स थी, उनसे एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई, तो दोनों बनी तो जो एक बिगर ड्रॉप है वो बनी तो स्मॉलर ड्रॉप से ही है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप बनी है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 27 इंटू द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों की जो है वो रेडियस को लेट कर लिया है। स्मॉल वाली जो ड्रॉप्स हैं उसमें इंडिविजुअल रेडियस स्मॉल आर है और बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब हमने वॉल्यूम को कंपेयर किया, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, स्फेयर वाला 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने इस साइड में लिखा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और यहाँ लिखा 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जानी है, 4/3 और पाई, क्या बचेगा सॉल्व करके, ये स्टेप आएगा कि r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर। फिर स्मॉल आर जो है वो गिवन है कितना है, 3 मिलीमीटर, तो आपने पुट कर दिया 3 इंटू 3 मिलीमीटर, तो यानी कि 9 मिलीमीटर आएगा। फिर आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये क्या आ जाता है, रेडियस आ जाती है बिगर ड्रॉप की, क्योंकि आपको बिगर ड्रॉप में क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 4πε0r, तो वहाँ के लिए रेडियस चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, तो उसके लिए भी रेडियस चाहिए होगी। तो यानी कि रेडियस दोनों चीज़ों के लिए चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस आने से हम कैपेसिटेंस तो फाइंड कर ही लेते हैं, 4πε0r। 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, रिवर्स 1/9 इंटू 10⁹, और कैपिटल आर जो हमने ऊपर से फाइंड किया है दैट वी हैव पुट हियर। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 10⁻12, और ये कितना हो जाएगा, किस यूनिट में आ जाएगा, फैरड में, 10⁻12 फैरड, ओके, सॉल्व करने के बाद में। तो एक चीज़ और है यहाँ, मेक कमांड ऑन कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है मैं यहाँ बता रही हूँ, देखिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आपको अपने आप से लिख कर करना है। ऐसा नहीं है कि नाउ द न्यूमेरिकल इज एक्सप्लेन्ड हियर और योर वर्क इज़ फिनिश्ड। आपको अपनी कॉपी में अपने आप से बिना सॉल्यूशन देखे करना है। सॉल्यूशन एक बार देख लिया, अब आप अपने आप से ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, ओके, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तक आपका आंसर आ चुका है। अब आते हैं पोटेंशियल पे, लेकिन पोटेंशियल के लिए चार्ज भी चाहिए, तो हमने चार्ज लिखा। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज भी जो है वो बिगर ड्रॉप पे जब आप फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 27 इंटू चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। तो 27 लिखा आपने इंटू स्मॉल ड्रॉप का चार्ज ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, 10⁻12 कूलम। अब ये आंसर हो गया आपका चार्ज का। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जब आप फाइंड करेंगे तो सिंपली आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, Q/C। तो Q जो है वो यहाँ गिवन है, C की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, तो फाइनल आंसर कितना आया, 27 वोल्ट, ओके। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ है 27 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो उसके बाद मैं आ रही हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब क्योंकि ये जो है ना, यहाँ मैंने ये स्टार बना रखा है, तो दिस टॉपिक यू हैव नॉट टू राइट इन द नोटबुक,
ये टॉपिक आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझना है, क्योंकि कैपेसिटेंस आप पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस आपको समझ में आ गया है। अब आपको समझना ये है कि कैपेसिटर क्या होता है। जैसे रेजिस्टेंस इज़ द क्वांटिटी, रेजिस्टेंस क्वांटिटी है, और रेजिस्टर जो है वो उस डिवाइस का नाम है जिसमें कि रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस जो है वो क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटर एक्चुअली क्या होता है, तो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का मीनिंग ये होता है, कंडक्टर इज़ द डिफरेंट थिंग, जो आपने अभी स्टडी किया। जैसे आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस जिसमें होता है वो रेजिस्टर, तो इसी तरह से आपने आइसोलेटेड कंडक्टर पढ़ा, आइसोलेटेड कंडक्टर के पास भी कैपेसिटेंस होती है, तो क्या हम उसको कैपेसिटर बोल सकते हैं, तो इट मे बी कॉल्ड एज कैपेसिटर, कहला सकता है, लेकिन कैपेसिटर की डेफिनेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है। कैपेसिटर एक्चुअली वो होना चाहिए जिसमें कि दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ओके। कैपेसिटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेटिस्फाई हों तभी वो कैपेसिटर कहलाएगा। तो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराने के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वहाँ हो सकता है जहाँ पे दो टाइप के चार्जेस की प्रेजेंस है, दो टाइप के टर्मिनल्स की प्रेजेंस है, कि एक जगह से चार्ज मूव करके दूसरी जगह कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब एक कंडक्टर, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके सामने दूसरा कंडक्टर ऑब्वियसली होना चाहिए जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो चार्ज मूव करेगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ओके। तो कैपेसिटर सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को नहीं कह सकते, कैपेसिटर इज़ द डिफरेंट थिंग। तो एक बार मैं आइसोलेटेड कंडक्टर से ही स्टार्ट करूं कि चार्ज कैसे मूव कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज मूव करेगा अगर तभी पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रेजेंट है तभी चार्ज मूव करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किन कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकता है, और क्या आइसोलेटेड कंडक्टर में भी उसके अराउंड भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, तब भी चार्ज उस पे से मूव कर सकता है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, और ये लिखना नहीं है, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, कि सपोज दैट लेट इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, आइसोलेटेड है ये, और इसके आसपास जो है वो जो मीडियम है, सपोज दैट इट इज़ एयर, इसके आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसका जो चार्ज है वो इस पर स्टोर्ड है, इसका चार्ज मूव ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका पोटेंशियल तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसके आसपास दूसरा कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है जो इससे लोअर या हायर हो और या इसका चार्ज मूव कर सके। तब एक कंडीशन है कि ये जो कंडक्टर है इसको क्या हम अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं, क्या इसकी कैपेसिटेंस जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है, इस पर हम कोई भी चार्ज दे सकते हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि कैपेसिटेंस तो डिपेंड करती है साइज़ पे। पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा इसका साइज़ कैसा है, और दूसरी बात जो है वो नेचर ऑफ द मीडियम है। अगर आसपास जो है एयर के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब चार्ज लीक नहीं हो सकता, तो वो मैटर ही नहीं करता, इसकी कैपेसिटेंस जितनी है उतनी ही रहेगी। आसपास दूसरा कंडक्टर भी नहीं है तब भी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इस पर चार्ज कितना दें, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैसे चेंज हो सकती है। तो अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा है, पहली कंडीशन तो हम ये ले सकते हैं कि अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तो ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, इट मीन्स इट हैज़ मोर कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या जो कंडक्टर है जो बड़े साइज़ वाला है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, तो क्या हम प्रैक्टिकली इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ये सही है जो हम कंसीडरेशन लेके चल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल भी है, या फिर हम जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं की बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर साइज़ बड़ा है तो ये बात सही है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद के केसेस सोचिए क्या होंगे, क्योंकि अगर इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है और चार्ज ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस आसपास के मीडियम पे बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हाई हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो ये अपने आसपास का जो मीडियम है उसमें जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पे बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका मतलब पार्टिकल्स पे यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले तो एयर के मॉलिक्यूल्स थे यानी कि वो चार्ज को ले ही नहीं सकते थे, मॉलिक्यूल्स है ना, चार्ज को कौन लेगा, आयंस,
चार्ज को लीक होने के लिए प्लस माइनस की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। भाई इस पर प्लस चार्ज है तो चार्ज लीक तो तब होगा जब आसपास इसके माइनस चार्ज हो। क्लियर? मॉलिक्यूल्स थे, उन पे कोई चार्ज ही नहीं था तो चार्ज लीक ही नहीं हो सकता था। लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होना स्टार्ट हुई ज़्यादा चार्ज की वजह से, तब क्या होता है, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना फोर्स लगाया एयर के मॉलिक्यूल्स पे कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उस फोर्स की वजह से आयोनाइज हो गए। गेट इट? आयंस में कन्वर्ट हो गए। और जब आयंस में कन्वर्ट हो गए तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स प्लस और माइनस बने तो वैसे ही क्या हुआ कि इसका जो चार्ज था वो लीक होना स्टार्ट हो गया। यानी कि हमने सोचा तो ये था कि हम बड़े साइज़ का कंडक्टर ले लें और उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, चार्ज ज़्यादा होगा और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला कि उसकी कैपेसिटेंस हाई हुई तो फील्ड हाई हुई और उसने इतना फोर्स लगाया कि एयर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गया, उसका सारा का सारा चार्ज क्या हुआ, लीक हो गया थ्रू एयर। ओके, तो वैसे तो एयर में चार्ज लीक नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में लीक हो सकता है और मैं आपको बता भी रही हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे लीक हो जाएगा चार्ज। तो नोट इट डाउन, ये आपके जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में काम आ सकती है। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देगी। श्योर? ओके, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास लगा दी तो एयर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसका जो चार्ज है वो मूव करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए चार्ज अगर मूव करने लगेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी क्या घटेगी? सबसे पहले तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो जब चार्ज चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इस पे जगह आना स्टार्ट हुई, इसका स्पेस फ्री हो गया ना। तो जब इस पे स्पेस फ्री हो गया तो इसका मतलब ये और दूसरा चार्ज स्टोर कर सकता है। अभी तो आपने ये सोचा कि इसका चार्ज चला गया, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। ओके,